हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि लास्ट लेक्चर जो है बहुत अच्छे से आपको समझा होगा। एंड वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। कहाँ तक हुआ था हमारा? राइट, महाराष्ट्र के बारे में हुआ था हमारा यहाँ पर। एंड बाद में इम्पोर्टेंट फीचर्स हुए थे महाराष्ट्र के, राइट। देन हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आए थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स थे। एंड उसके बाद गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था, क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए थे, राइट। उसके हिसाब से उसके बाद में हमने क्या सीखा था? इंडस्ट्री के बारे में सीखा था, राइट। इंडस्ट्रीज के बारे में सीखा था। उसके बाद अब हम आ रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। व्हाट्स द नेम ऑफ द टॉपिक? इट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस शब्द को अगर हम फोड़ फोड़ के सीखे, फॉरेन मतलब क्या? आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ कंट्री। जो बाहर के जो कंट्रीज है वहां से यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब वो यहाँ पर खुद अपना ओके तो वो यहाँ पर खुद अपना पैसा लगाकर बिजनेस करते हैं एंड दे जनरेट द प्रॉफिट, राइट। तो उसे कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो 1990s के पहले जो हमारा भारत देश था, उसके जो पॉलिसीज थे वो पूरी तरह से डिफरेंट थे। इट एज गुड एज हम कह सकते हैं एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह हमारा भारत देश था, राइट। बट उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जिसे हम कहते हैं, राइट। उसके बाद में क्या हुआ? यस। सो उसके बाद में क्या हुआ? लिबरलाइजेशन आने के बाद, लिबरलाइजेशन का जो एक्ट है 1991, उसके आ जाने के बाद लिबरलाइजेशन, लिबरल का मतलब क्या है? किसी नई सोच को अपनाना, किसी नई चीज को अपनाना, किसी नई सोच को अपनाना, उसे क्या कहते हैं? लिबरल होना। लिबरल होना मतलब किसी नई चीज को अपनाना। सो लिबरलाइजेशन जब हुआ तो हमने क्या किया? नई सोच को अपनाया। जो क्लोज इकोनॉमी थी हमारी, उसे हमने ओपन किया। जो बाहर के जो फैक्ट्रीज थे, बाहर के जो कंपनीज थे, उन्हें हमने क्या किया? इंडिया में बिजनेस करने का चांस दे दिया, राइट। सो 1990s के बाद इंडिया स्टार्टेड अमेंडिंग द नॉर्म्स। अमेंडिंग मतलब चेंज करना, अमेंड करना मतलब चेंज करना, नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले थे उसे जो है अमेंड किया। जो कैपिंग थी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे जो बंदी थी, जो सर्टेन सेक्टर्स में है, उसे उसे कम कर दी। फॉर एग्जांपल जो कार का सेक्टर था, उससे क्या हुआ? सुजुकी आई मारुति के साथ, उन्होंने गठबंधन करके, मर्ज कर या फिर पार्टनरशिप करके मारुति सुजुकी लाया, राइट। जो नॉर्म्स थे, उसमें रूल्स और रेगुलेशंस में नॉर्म्स थोड़े फार चेंज किए। तो रूल्स का पालन करते हुए, सिर्फ सुजुकी खुद का प्लान न टालते हुए, मारुति के साथ उनको पार्टनरशिप करने की रिक्वायरमेंट थी। तो उनके कोई इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने क्या किया? मारुति सुजुकी लॉन्च किया, राइट। सो वो एक वन ऑफ द एग्जांपल था। क्लियर द पाथ फॉर एफडीआई। एंड जो मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन था एफडीआई, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जब पाथ क्लियर हुआ, तो मोस्ट फेवरेबल जो जगह थी वो क्या थी? महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र हैज बीन कंसिस्टेंटली रैंक्ड एज द नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो। तो इसका नंबर्स में हम अगर प्रमाण चाहेंगे, प्रूफ हम देखने जाए, तो एफडीआई का जो इनफ्लो है सिंस 2000, अप्रैल 2000 टिल सितंबर 2000, 6,11,760 करोड़, इतना जो है, जो कि 31% ऑफ टोटल इनफ्लो ऑफ इंडिया। इंडिया में जितना इनफ्लो हुआ है एफडीआई का, उसका 31% जो है, उसका 31% जो है महाराष्ट्र के मिला है। उसका बहुत सही एग्जांपल, जैसे मर्सिडीज की कंपनी है, उसका प्लांट है चाकन में, राइट। चाकन में उसका प्लांट है महाराष्ट्र में। एंड AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, उसका जो है ऑफिस है मुंबई में।
एंड फॉक्सकॉन एक कंपनी है, उसका भी प्रेजेंस है इंडिया में। वो एक प्रकार से क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं, राइट। जनरल प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, डिलेज इन गवर्नमेंट प्रोसीजर, जो परमिशंस लगती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमें परमिशंस लगती है, गवर्नमेंट का काम कैसा होता है, ये फाइल वो टेबल से टेबल हर जगह रोम करती है। परमिशंस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिशंस, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के परमिशन, सेफ्टी, लैंड डिपार्टमेंट, इतना सारा पेपर वर्क होता है कोई इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिले हो जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए क्या हो जाता है, उसमें डिले हो जाता है। क्यों डिले होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रोसीजर्स है वो बहुत स्लो है, या फिर बहुत इंटेंस है, बहुत हम क्या कह सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, या फिर बहुत डिफरेंट है, ऐसे हम कह सकते हैं। लाइक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में जो है अपॉर्चुनिटीज लैक करती है। जब ये बाहर से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आती है, राइट, उनका जो मशीनरी आता है, जो हाई एंड मशीनरी आता है, उसे चलाने के लिए वैसे सक्षम लोग जो है वो इंडिया में नहीं है, वो महाराष्ट्र में नहीं है, राइट। जर्मनी से कोई कंपनी आएगी, जापान से कोई कंपनी आएगी, वो अपनी टेक्नोलॉजी लाएगी, बट वहां जो उनके टेक्नोलॉजीज पे या फिर उनके मशीनरीज पे काम करने वाले लोग वो वहां अवेलेबल थे। बट जो यहाँ पर आती है, जब वो टेक्नोलॉजी या फिर वो मशीनरी लेकर आती है, तो यहाँ चलाने के लिए जो है स्किल डेवलप जो है, जो क्या बोलते हैं, लेबर है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट, लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर हम इंटरनेट का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर कोई सर्विसेज का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर एआई का एग्जांपल ले सकते हैं। कोई चीज या कोई सेक्टर ऑपरेट करने के लिए इंटरनेट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, जैसे 4G 5G, कोई देश हमारे से आगे है इन चीजों में, राइट। सो जब वो एडवांस देश हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करते हैं, हमारे देश में आकर अपना प्लान डालते हैं, तो वहां पर उन्हें किस चीज की कमी महसूस होती है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी की कमी महसूस होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट है उसमें कमी आ जाती है, राइट। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, जैसे रोड हुआ, रोड कच्चे रहते हैं, ट्रांसपोर्ट में डिफिकल्टीज आती है, इलेक्ट्रिसिटी, कोई गांव में आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी, बारिश है तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इसलिए मोस्टली थर्सडेज को छुट्टी होती है हमारे यहाँ पर एमआईडीसी में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है थर्सडेज को, पावर कट रहता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की कमी होने की वजह से भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक जाती है, राइट। लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, अगर सब्सिडीज नहीं होगी न्यू एंटरप्रेन्योर्स को, रिस्क ज्यादा लेना पड़ता है एंटरप्रेन्योर्स को, उनको फियर ऑफ लॉस रहता है, या फिर एटमॉस्फेयर वैसा नहीं रहता है जिसमें एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन फील हो, राइट। सो गवर्नमेंट ने अलग अलग सब्सिडीज देनी चाहिए वगैरह वगैरह, बट वो देने से पहले जो एनवायरनमेंट रहता है उसमें लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए। लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे हर 10th के बाद स्टूडेंट से एमएससी आईटी की रहेगी, राइट। इससे क्या हुआ, आपके जो माइक्रोसॉफ्ट को यूज करने की स्किल है उसमें क्या हुआ, एनहांसमेंट हुआ। वो एक डेवलपमेंट प्रोग्राम था 10th के बाद के बच्चों के लिए। 12th के बाद के कॉमर्स के बच्चों के लिए टैली रहता है, टैली का कोर्स रहता है, या फिर टैली प्लस जीएसटी, बहुत अलग अलग प्रकार के कोर्सेज रहते हैं। उसमें डेवलपमेंट करना चाहिए जिसकी वजह से जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे से हो, बट उसमें कमतरता है, कहीं ना कहीं उसमें कमतरता है, इसलिए क्या हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे से हो नहीं रही है। रीजनल इम्बैलेंस, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो बड़े बड़े कंपनीज है, वो पुणे में है, मुंबई में है, नागपुर में है, बट जो हमारे बैकवर्ड एरियाज है महाराष्ट्र में, जो कथित बैकवर्ड एरियाज है, वहां पर वो बड़े बड़े कंपनीज नहीं है। क्योंकि वहां पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज है, स्किल डेवलपमेंट है, वो वहां लैक कर रही है। तो क्या हो रहा है, रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है, कोई रीजन बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, कोई रीजन बहुत ज्यादा पीछे रह रहा है, राइट। तो
इन चीजों की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट? व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स करेक्टिंग दीज फ्लॉज? सो सिंगल विंडो सेल, इससे क्या होगा? सिंगल विंडो सेल होगा तो जो डिलेज हो रहा है गवर्नमेंट प्रोसीजर में वो कम से कम होगा। जो प्रोसीजर है, जो सारे पेपर वर्क है, जो सारे क्लियरेंसेस है, वो कहा एक एक वेबसाइट पे जाकर हमें सबमिट करने पड़ेंगे। 4 टेबल के हमें गोल गोल फिरना नहीं पड़ेगा। यहाँ चक्कर लगाओ, वहां फाइल सबमिट करो, इसके बाद उसका क्लियरेंस लो, ए डिपार्टमेंट के बाद बी डिपार्टमेंट का क्लियरेंस लो, फिर सी डिपार्टमेंट का क्लियरेंस लो। ये सारी चीजें एकत्र होके कहाँ पर आ रही है? एक सिंगल विंडो सेल पे आ रही है, एक वेबसाइट पे आ रही। तो उससे क्या होगा? ये जो पूरी जो मगजमारी है वो कम हो जाएगी, राइट? महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेटिंग सेल, जिसका शॉर्ट फॉर्म ही मैत्री है। ये मैत्री क्यों रखा गया है? जो फ्रेंडली लगे, जो इंडस्ट्रियल अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें हम फैसिलिटेट करें ऑनलाइन, कहीं जाकर कोई चीज कंप्लीट करने से ऑनलाइन में पारदर्शिता भी रहती है, करप्शन कम से कम होता है, राइट? सो ऑनलाइन सब काम हो, घर बैठे या फिर ऑफिस में बैठे बैठे सब काम हो, जिससे उसे जो एंटरप्रेन्योर है उसे बाकी की चीजों में ध्यान देने के लिए ज्यादा वक्त मिले, रादर देन अप्रूवल्स लेने में या फिर बाकी की चीजों में उनका वक्त जाया ना हो, राइट? अवार्ड्स फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए क्यों अवार्ड मिल रहा है? क्योंकि एक्सपोर्ट से क्या मिलता है हमें? डॉलर्स, एंड डॉलर्स में जो कमाई होती है वो ऑब्वियसली रुपीज से डॉलर्स की वैल्यू ज्यादा है, तो डॉलर्स में अगर हमें कमाई मिलती है तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो उन्हें अवार्ड देना, जो अच्छा काम करता है उसे हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इससे वो और अच्छा काम करे, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें भी और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिले, राइट? स्पेस रेंट सब्सिडीज, जो रेंट है, रेंट में सब्सिडीज मिले क्योंकि वो अच्छे से धंधा कर पाए और डॉलर्स में हमें इनकम ला कर दे। प्रोवाइडेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू एनकरेज एंड पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एक्सिबिशंस, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल एग्जीबिशन देखे कि बाहर के दुनिया हमारे से कैसे आगे वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, हमें उसे कैसे अडेप्ट करना चाहिए। अगर अकेले को नहीं जमता है तो 2-4 स्मॉल इंडस्ट्रीज मिलकर एक एडवांस मशीनरी का यूज करे, राइट? जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो। क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर दोज जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर दोज जोन्स जहां पर जो रेस्ट ऑफ इंडिया है जहां पर टैक्स लगता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सम ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर टैक्स फ्री, लाइक जहां वहां पर स्टेट टैक्स नहीं लगता है या फिर लोकल टैक्स नहीं लगता है, या फिर डिस्काउंट मिलता है या फिर कम रेट से टैक्स लगता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्री रहती है, अप टू स्टार्टिंग 10 to 15 years। ऐसा भी होता है 10 to 15 years, डिपेंड्स अपॉन कौन से टायर में वो है, राइट? सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर टैक्स कम होने की वजह से, फैसिलिटीज ज्यादा होने की वजह से ईज ऑफ बिजनेस बढ़ता है। ईज ऑफ बिजनेस जब बढ़ता है तब क्या होता है? ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जिससे क्या हो जाता है? हमारी जीडीपी बढ़ जाती है, जीएसडीपी बढ़ जाती है, और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, राइट? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने पहली बार सुना होगा, एसईजी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटा क्रूज में एक एसईजी है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होता है, उसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्लीज बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना। इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर स्टेट टू डेवलप स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। इसमें क्या होता है? ये जो कॉन्सेप्ट है MSICDP, महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लस्टर मतलब कोई कॉन्सेंट्रेशन, क्लस्टर मतलब किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन, किसी 10-15 चीज जो बिखरी हुई है उनका एकत्र आके काम करना, राइट? सो इसमें क्या होता है? 10 या 10 से ज्यादा स्मॉल, माइक्रो या मीडियम, स्मॉल, मीडियम या माइक्रो जो एंटरप्राइजेस है, वो क्या करती है? वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों का एक गठन बनाती है, एक क्लस्टर बनाती है, और क्या करती है? उससे वो क्या करते हैं? कोई महंगी चीजें रहती है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट अगर हम एग्जांपल ले, जिससे मैंगो छाटना,
खराब मैंगोज को बाजू में करना, फ्रेश मैंगोज या उनके वो मैंगोज को ग्रेडिंग के हिसाब से पैकिंग करना, उसके लिए बहुत हाई एंड मशीनरीज की जरूरत पड़ती है। एक अकेला स्मॉल एंटरप्राइज वैसे कर सकता है कि नहीं? सो क्या होता है, 10 या 10 से ज्यादा एंटरप्राइजेस एक क्लस्टर में जमा होते हैं, जिससे उनका कैपिटल बढ़ जाता है, उनकी हाई एंड मशीनरी लेने की ताकत बढ़ जाती है। सो दे टेक दैट मशीनरीज, मैंगो का एग्जांपल लेंगे, पैठनी का एग्जांपल लेंगे, महाराष्ट्र की जो पैठनी साड़ी है वो वर्ल्ड फेमस है, राइट? तो उसके प्रोडक्शन के लिए भी कोई एक स्मॉल शॉप नहीं कर सकता है, बट वो ऐसे कई सारे स्मॉल शॉप टुगेदर आके एक क्लस्टर फॉर्म करके हाई एंड मशीनरीज का यूज करके पैठनी का जो है प्रोडक्शन बढ़ा सके, राइट? बढ़ा के उनका जीडीपी में जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं, राइट? दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। और ये जो एग्जांपल है आपको अच्छे से समझ में आए, जिससे क्या होगा, जिससे जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छे से होगा, राइट? एंड द नेक्स्ट सेक्टर जो है वो है सर्विस सेक्टर, राइट? सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंश्योरेंस, टूरिज्म, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन, सोशल सर्विस। इंश्योरेंस में हम ले सकते हैं आदित्य बिरला इंश्योरेंस। टूरिज्म में अपन ले सकते हैं केसरी ट्रेवल्स हुआ, केसरी टूर्स एंड ट्रेवल्स हुआ। रिटेल बैंकिंग में हम सारस्वत बैंक या फिर एसबीआई या फिर महाराष्ट्र बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं। एजुकेशन में स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, स्कूल्स, कॉलेजेस, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, लाइक वैसे जो सोशल सर्विसेज जिसमें एनजीओज आते हैं, लाइक अलग अलग प्रकार के एनजीओज आते हैं, उनका एग्जांपल ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू द बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर्स। इसमें दो प्रकार के सर्विसेज आती है। सर्विस जो कि बिजनेस को इंप्रूव करने में काम आती है, जैसे AWS हुआ, राइट? वेब सर्विसेज जो कंप्यूटर बेस्ड बिजनेस है उनको सर्विस देती है, राइट? वाईफाई के सर्विस, जियो फाइबर आप ले लीजिए, वो क्या करता है, जियो फाइबर के कई प्लान ऐसे भी रहते हैं जो बिजनेसेस के लिए काम आते हैं, बट उसी के साथ ही वो फाइनल कंज्यूमर्स के लिए भी सर प्लान्स निकलते हैं, लाइक 100 MBPS के प्लान्स रहते हैं, महीने के लिए 700, 500 रुपीज, 800 रुपीज वाले प्लान रहते हैं, राइट? सो फाइनल कंज्यूमर्स के लिए भी सर्विसेज रहती है, एज वेल एज बिजनेस सेक्टर के लिए। ये जो वाईफाई का मैंने एग्जांपल दिया है वो लिख लो, फॉर बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर्स, राइट? So service sector is the largest employment generating fast growing sector। ये जो सर्विस सेक्टर है ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। बिजनेस सेक्टर बोलने से अच्छा सर्विस सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है अपना, उसमें उसका जो हिस्सेदारी है वो अदर सेक्टर्स से कंपैरेटिवली हाईएस्ट है, जो कि है 54.5%। आधे से ज्यादा हिस्सा जीएसडीपी में किसका है? सर्विस सेक्टर का है, राइट? सो इट इज द कोर एरियाज ऑफ फॉर डेवलपमेंट सेक्टर इंक्लूड्स फिनटेक, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब जो भीम यूपीआई है, यूपीआई पेमेंट हम कह सकते हैं, और फिर फोन पे, गूगल पे, जो फिनटेक है, और हम एग्जांपल ले सकते हैं कोई ऑनलाइन बैंकिंग जो है उसका भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। आईटी सेल्स का एग्जांपल, स्टार्टअप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी जो गाड़ियां रहती है, डिफेंस सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, राइट? ये जो है ये कोर एरियाज है जो सर्विस सेक्टर के। डिफेंस का हम एग्जांपल ले ले तो हम क्या वो एरोप्लेन का नाम था, लाइक हाल का एग्जांपल ले सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हाल का तेजस जो विमान है, डिफेंस के काम आता है। टूरिज्म में जो केसरी ट्रेवल्स है, टॉम कुक या फिर कोई टूरिज्म की जो कंपनीज है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जैसे डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटीज,
भारतीय विद्यापीठ, जो और अलग यूनिवर्सिटीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो प्रोडक्शन करते हैं, महिंद्रा, टाटा ले लो, या फिर और कोई लोकल ईवी अपकमिंग स्टार्टअप्स है उसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो एग्जांपल्स है, राइट। गवर्नमेंट हैज आल्सो ट्राइड टू एक्सपैंड दिस सर्विस सेक्टर बाय वेरियस एक्टिविटीज इन टायर 2 सिटीज। टायर 1 सिटीज में आता है मुंबई, पुणे, ऐसे कुछ सिटीज, बट टायर 2 सिटीज में आता है छत्रपति संभाजीनगर आता है, कोल्हापुर, सोलापुर, अमरावती, ये जो है ये टायर 2 सिटीज के एग्जांपल्स है, राइट। इसके बाद जो कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर है, जो इसके कोर एरियाज है, वन ऑफ दोस कोर एरियाज इज इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। वन ऑफ द कोर एरियाज इज व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये कैसे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाउंडेशन इज की टू ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। सोशल और इकोनॉमिक, ये दोनों चीजों के डेवलपमेंट के लिए जो कोर जो रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो है, आप कह सकते हैं रोड्स ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, टावर्स, कम्युनिकेशन टावर्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये जो होता है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिससे ह्यूमन बीइंग का जो है सोशली वेलफेयर बढ़ता है। जैसे आप हेल्थ केयर का एग्जांपल ले सकते हैं, एजुकेशन से वो सोशली वेलफेयर हो सकता है उनका, राइट। सो विल टर्न टू इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट। इट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर रोड ही नहीं रहेगी, मुझे बताओ, अगर रोड्स ही नहीं रहेगी, जो प्रोडक्शन हुआ है या फिर प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा वो आएगा ही नहीं, तो प्रोडक्शन कैसे होगा? चलो प्रोडक्शन हुआ, वहीं पे गुड्स अवेलेबल थे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अगर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर व्हाट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो उसके लिए क्या मेजर्स लेती है गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? इंक्रीजिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे बढ़ाया जाए? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, जैसे पवना डैम है, कोयना डैम है, उस पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे बढ़ाया जाए? अभी सोलार से इलेक्ट्रिसिटी, जो सोलार की स्कीम लाई है गवर्नमेंट ने, उससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे हो? जैसे सोलार पैनल्स लगाते हैं घर पे, उस पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, वो लीज पे दिया जाता है, वो दिया जाता है एमएसईबी को, राइट। और वो एमएसईबी हमारे अकाउंट्स में से वो माइनस कर देती है, राइट। तो उस प्रकार से कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन अच्छे से अच्छे किस प्रकार से हो, राइट। उसके बाद आता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। आपको अच्छे से पता है, जैसे बहुत खेड़े गांव रहते हैं, गांव एरिया रहता है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आज भी नहीं है, राइट। तो वहां तक इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क कैसे पहुंचाया जाए? वहां पर कई जगह पर हम देखते हैं कि नेटवर्क कम मिलता है। अगर हम गांव की तरफ चले जाए, वहां पर नेटवर्क की कमी हमें महसूस होती है। सो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर जो है इंडस्ट्रीज हम सेट नहीं कर पाते हैं, वहां पर कोई कुछ अच्छी हेल्थ सुविधाएं हम दे नहीं पाते, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पर कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकता है। तो हम हेल्थ और एजुकेशन वहां पर कैसे ले जाए जा सकते हैं? इसलिए पहले जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना जरूरी है, जिसकी वजह से सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना जरूरी है, जिसकी वजह से वहां तक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच सके। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उस जगह पहुंचने के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। अगर रोड ही नहीं हुई तो वहां तक हॉस्पिटल पहुंचेंगे कैसे? वहां तक स्कूल्स पहुंचेंगे कैसे? वहां तक टीचर्स कैसे पहुंचेंगे? अच्छे डॉक्टर्स कैसे पहुंचेंगे? सो first and foremost step is economic infrastructure, right? Rural electrification, network improvement and programs for energy conservation. अगर इलेक्ट्रिसिटी जस्ट प्रोड्यूस ही ना हो, वहां पर कंजर्व हो, राइट, वहां पर स्टोर हो, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। लाइट से क्या हो सकता है,
एनर्जी से क्या हो सकता है, अच्छे से खेती हो सकती है, या फिर अच्छे से बच्चे पढ़ सकते हैं, जो सोशल लाइफ है लोगों की बढ़ सकती है, नाइट लाइफ बढ़ सकती है, जो रात में लाइट अंधेरे होने की वजह से जो खाने की दुकानें हैं, नाइट का जो आवन जावन है वो बंद होता है। अगर वहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए तो नाइट में भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होने के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ सकती है, राइट। मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, ये जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, इसका जो मीनिंग है, पहले कैसे एक बहुत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका एक बहुत फेमस लाइन थी कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, जब तक वो आपके पास पहुंचता है वो घिस घिस कर 10 पैसे उड़ते हैं, 10 पैसे बचते हैं, राइट। सो ऐसा न हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, दिल्ली से डायरेक्ट जो 1 रुपया है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में आना चाहिए, राइट। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम टू एलपीजी कंज्यूमर इन द स्टेट, राइट। जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली अकाउंट में जाना चाहिए, ओके। रोड डेवलपमेंट प्लान जो 2001-2021 है वो इंप्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने, जिसका गोल है 3.37 लाख किलोमीटर जो रोड है वो गवर्नमेंट इस 20 सालों के टेन्योर में बनाने की कोशिश करेगी। मेट्रो यहाँ पर स्टार्ट हुए, मुंबई, नागपुर, पुणे में भी मेट्रो स्टार्ट हुई, आप पुणे में भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर, राइट। महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का, पोर्ट्स का मतलब आपको पता है, पोर्ट्स जो बंदरगाह हम कहते हैं, राइट, जहां पर शिप्स आकर रुकती है बाहर देश से। सो उसका इंटीग्रेशन क्यों जरूरी है, अगर शिप से माल जहां हम बंदरगाह पर उतार लेते, अगर वहां बंदरगाह पर रोड ही अटैच ना हो, रेलवे स्ट्रक्चर अटैच ना हो, तो वो माल जो पहुंचाने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है, देयर इज डिफरेंस, टाइम डिले हो जाता है, स्टोरेज के लिए ज्यादा जगह लग जाती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से वहां पर इंटीग्रेशन हो उसका, तो क्या हो सकता है, इकोनॉमी फास्ट पेस पे ग्रो हो सकती है, राइट। इकोनॉमी का बढ़ने, द स्पीड ऑफ development of economy will increase due to what, integrated development किस चीज का, पोर्ट्स का। अगर यहाँ पर समंदर है और यहाँ पर माल रख दिया जाए, बंदर शिप से आया जो माल है वो यहाँ पर रख दिया जाए, यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ से रेलवे जा रही है, तो क्या हो सकता है, फास्टली गुड्स का जो है आवन जावन हो सकता है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो। सो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या प्रोमोट किया है, सागरमाला जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसके पोर्ट का जो है डेवलपमेंट अच्छे से हो, राइट। आपको अच्छे से समझ में आया पोर्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से प्रमोट हो, राइट। रोड्स आए, इलेक्ट्रिसिटी आए वहां पर, फिर वहां पर क्या, कम्युनिकेशन अच्छे से हो, राइट। उसके बाद कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो 5.45 करोड़ in Maharashtra as on 30th September 2017, which has highest among all states internet subscriber जो है, इसका अर्थ क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन ज्यादातर अच्छा प्रमाण में है, राइट। इससे हमारी इकोनॉमिक जो स्थिति है वो दर्शाती है, राइट। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन मतलब कहीं गंदगी ना हो, स्वच्छता हो, सेफ एनवायरनमेंट हो, हॉस्पिटल्स हो। आप बोलोगे इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, राइट। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, अगर आपको पानी अच्छा मिले, पानी अच्छा मिले, आप स्वच्छ और सुंदर एरिया में रहो, आपको जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले, जिससे आप बहुत ज्यादा समय तक बीमार ना पड़ो, तो उससे क्या होगा, आप छुट्टियां कम लोगे, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम नहीं होगी, वो क्या रहेगी, इंक्रीज होगी या फिर मेंटेन रहेगी। क्यों, क्योंकि आप अच्छा अच्छे एरिया में रहते हो, आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे आपकी ह्यूमन लाइफ क्या हो जाती है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ बढ़ जाती है। तो उससे क्या हो जाए, आप अच्छे से काम कर पाते हो, अच्छा पैसा कमा पाते हो, एंड फिर एट द एंड
इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल होती है, राइट। सो आपको एंड रिजल्ट कैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है आपको पता चला, राइट। सो एक बार हम ये रीड कर लेते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक बिकॉज इट इंप्रूव्स quality of human life, right? It improves quality of human life as well as stimulates economic development. उससे क्या होता है, economic development stimulate होती है। It not only improves the quality but gives the power to produce knowledge. अगर आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो आप स्कूल को छुट्टी लोगे, कॉलेज को छुट्टी लोगे, इससे आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी? नहीं होगी। सो अगर ये सब चीजें अच्छी होगी तो आपकी नॉलेज प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, राइट। सो क्या होगा एट द एंड, आप जो प्रोडक्ट बनोगे आप में स्किल डेवलपमेंट होगी, आप अच्छे से हर चीज को एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो उससे क्या होगा एट द एंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स लिटरेसी प्रोग्राम्स, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज सैनिटेशन। ओके, आर वी क्लियर अबाउट दिस, राइट। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए? व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट? सो एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज द बेसिक ह्यूमन नीड, ऑब्वियसली। डू यू ऑल एग्री अपॉन दिस? यस, इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट फॉर्म्स सोशियो एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो और इकोनॉमिक दोनों कैसे? सोशली ऐसे कि अगर आप शिक्षा लेते हो, आप शिक्षित होते हो, तो समाज में आप अच्छी तरह से बर्ताव कर सकोगे, अच्छी स्वच्छता रखोगे, अच्छी वाणी बोलोगे, राइट। यू विल स्टे सिविलाइज्ड इन द सोसाइटी। आप गुंडागर्दी नहीं करोगे, आप कहीं भी गंदगी नहीं फैलाओगे, आप अच्छे से एजुकेटेड आदमी बनोगे, एजुकेटेड इंसान बनोगे, तो आप हर जगह यू विल कैरी योर सेल्फ वेरी वेल। दैट्स वाई सोशियो। और इकोनॉमिक कैसे? अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, आप अच्छे से स्किल्स एक्वायर करते हो, तो यू विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटिंग वेल्थ। लाइक हाउ ऑटोमेटिकली? अगर कोई मशीनरी आती है, आपको उसकी स्किल्स की जानकारी है, तो उस मशीनरी से आप प्रोडक्शन कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई स्किल आता है या फिर आपको किसी चीज की नॉलेज है, तो आप शेयर करके या फिर उस नॉलेज को बांट के उससे इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट। सो इट इज, एजुकेशन इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक तीर दो निशान, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, राइट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिकली। अगर हम देखे जाए तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्वालिटी, जो पॉपुलेशन का हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में कि पॉपुलेशन होना चाहिए, बट वो क्वालिटी पॉपुलेशन होना चाहिए। तो वो इंश्योर क्या करती है? एजुकेशन इंश्योर्स क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट। इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इंडिया इज गेटिंग द एडवांटेज एट हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यूथ। इसका इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा कैसे है? क्योंकि जो हमारी डेमोग्राफी है उसमें से बहुत, डेमोग्राफी मतलब जो पॉपुलेशन है उसका अधिकतम हिस्सा यंग पॉपुलेशन है जो एजुकेशन ले रही है। तो वी आर द राइट टाइम कि हम जो एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, अच्छे से अच्छे स्किल डेवलपमेंट करे, जिससे हमें क्या हो, एक हमारे देश को एक स्किल्ड एनवायरनमेंट या फिर स्किल्ड जनता मिले, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़े, राइट। हमारे स्किल्स बढ़े, हमारा प्रोडक्शन बढ़े। सो एजुकेशन देयरफॉर बिकम्स अ प्रायोरिटी। क्या बन जाती है हमारी? वो प्रायोरिटी बन जाती है, सबसे पहली चीज प्रायोरिटी बन जाती है at the nation as well as the state level. The state of Maharashtra has implemented various educational schemes to achieve the goal of education. There are 4 levels of education in our country. हमारे कंट्री में कितने लेवल ऑफ एजुकेशन है? 4 लेवल ऑफ एजुकेशन है। उसमें से उस चारों के अगर हम नाम ले तो फर्स्ट है प्राइमरी एजुकेशन, सेकंड है सेकेंडरी एजुकेशन, थर्ड इज हायर सेकेंडरी एजुकेशन, फोर्थ इज हायर एजुकेशन। ओके, सो व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन? ऐसी कोई भी शिक्षा जो 6 साल से लेके 14 साल की उम्र तक के बच्चे जिन्हें दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंप्लीमेंटेड राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एट द एज ऑफ ग्रुप 16 to 14 अंडर द स्कीम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। जो राइट टू एजुकेशन स्कीम है उसमें क्या किया जाता है? 25% ऑफ द सीट्स इन एवरी प्राइवेट और बिग स्कूल्स इज बीन रिजर्व्ड फॉर द पीपल
जिनके जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए वो सीट्स रिजर्व की जाती है, जिससे उन्हें भी अच्छी शिक्षा का क्या लाभ मिल सके। सो सर्व शिक्षा अभियान में जो है उसकी दखल ली जाती है। द एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट अंडर दीज स्कीम्स इज 19,486 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द ईयर 16-17, राइट। सो इसमें बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स भी रहते हैं, जैसे मिड डे मील मिलता है बच्चों को, इस एज ग्रुप के बच्चों को मिड डे मील मिलता है, फ्री बुक्स मिलते हैं, रेनकोट्स मिलते हैं, फिर क्लोथ्स मिलते हैं, बैग्स मिलती है, एंड स्वेटर मिलते हैं, अम्ब्रेलाज एंड ऑल दोज थिंग्स दीज स्टूडेंट्स गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, आई एम प्रीटी श्योर। एंड बहुत सारे बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में है, गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं, या फिर राइट टू एजुकेशन के अंडर वो एजुकेशन लेते हैं, तो उन्हें ये सारी चीजें क्या मिलती है, फ्री में मिल जाती है, जिससे उनका क्या हो जाता है, एनहांसमेंट हो जाता है, एजुकेशनली वो एलिजिबल बन जाते हैं, स्किल्ड बन जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर एक एजुकेशनल टोटल कितने नंबर ऑफ स्कूल्स है, एनरोलमेंट कितने लाख, ये सब एक सोर्स दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। जैसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, वैसे ही सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया था। क्या चलाया गया था बच्चों? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया था। वो कब लॉन्च किया था? इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2009। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2009। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? वो इस ऑब्जेक्टिव से आया था कि इम्प्रूव द एक्सेस एज वेल एज क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मैं आपको सिंपल समझा देता हूं। यहां जिन्होंने एजुकेशन लिया था 1st to 8th, यहां पर जिन्होंने एजुकेशन लिया था उसमें से एटलीस्ट 75 और मोर बच्चे अगले कक्षा में एडमिशन ले, फॉर हायर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए वो एडमिशन ले या फिर वो सीखे। वो गोल था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, 8 तक एजुकेशन लेते हैं, बाद में बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट रीजंस उनका एजुकेशन छूट जाता है। तो जहां तक उन्हें वहां तक फ्री एजुकेशन मिलता था, इसलिए वो एजुकेशन ले पा रहे थे, बट बाद में कोई अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से उनका एजुकेशन छूटे ना, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदारी कौन लेता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इससे क्या इनका गोल है कि इम्प्रोवाइज द एक्सेस, जो इन्हें अब तक एक्सेस मिला है उन्हें और इम्प्रूव करके अगला जो एजुकेशन है वो उन्हें कैसे दिया जाए, इस पे उनका ध्यान आकर्षित रहता है, राइट। द स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन वाज 16,089 करोड़। ओके, हमारी गवर्नमेंट ने इतना पैसा सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए खर्च किया है। सेकेंडरी मतलब अप टू 10th एंड हायर सेकेंडरी मतलब अप टू 12th, 10+2। एंड हायर एजुकेशन मतलब इसमें आ जाते हैं हमारे बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, यानी प्रोफेशनल डिग्रीज यू डू। सो apart from the universalization of primary education in the government of Maharashtra is taking efforts to expand opportunities in higher education also. Higher education में कैसे वो expand करने की कोशिश कर रही है? Higher education helps in creating technical and skilled human resources. जैसे आप जैसे secondary education तब primary education improves your सोशल एस्पेक्ट ऑफ योर एजुकेशन। जब तक आप सेकेंडरी एजुकेशन लेते हो आप कॉमन सेंस जनरेट करते हो। आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेते हो, यू इनकलकेट सम स्किल्स, एंड उन स्किल्स को एडवांस करने के लिए आप हायर एजुकेशन लेते हो। दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन टेक्निकल एंड स्किल ह्यूमन रिसोर्सेस, राइट। क्रिएट करने में किसका हाथ है? हायर एजुकेशन का ज्यादातर हायर एजुकेशन का हाथ है, होता है, राइट। उसमें हायर एजुकेशन का ज्यादातर हाथ है। ओके, सो विच इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट नेसेसरी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर इनपुट देना ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो यहाँ पर एक आंकड़े बताए जा रहे हैं। 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज, आउट ऑफ विच 4 यूनिवर्सिटीज आर एग्रीकल्चरल, 1 इज हेल्थ केयर फॉर हेल्थ एंड साइंस कोर्सेज,
one is for veterinary, one for technology, 15 other universities for general courses. In addition to these, 21 are autonomous universities, one is central university, 4 are private universities, 5 are institutes and institute of national importance in the state. To meet the standards of liberalization, नई सोच को अपनाने की राह में जब हमने प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी किया, तो महाराष्ट्र पब्लिक एक्ट, महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट, आई एम सॉरी, 2016 में की फोकस किस पे किया था? एकेडमिक ऑटोनॉमी, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पर आ जाए और यूनिवर्सिटीज खोले, एजुकेशन दे, उसमें उनका की फोकस था। एंड एक्सीलेंस एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन हायर एजुकेशन, एफिलिएटेड कोर्सेज रहते, कोई कंपनी होती है लाइक केपीएमजी कंपनी है, वो एमआईटी के साथ अफिलिएशन में कोई कोर्स का जनरेशन करती है, जिसके कोर्स करने के बाद यू आर मोस्टली एलिजिबल टू वर्क इन केपीएमजी। सो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स एंड एजुकेशन मिलके कोई कोर्सेज तैयार करते हैं, वो एक गोल है, एक्सीलेंस एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन तैयार करे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हायर एजुकेशन को देने की कोशिश करे। सो महाराष्ट्र इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिसीव RUSA। इसका मतलब क्या है? RUSA मतलब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसके तहत उन्हें 20 करोड़ की ग्रांट मिली है। ये महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिन्हें RUSA के तहत 20 करोड़ की ग्रांट मिली है, राइट। और वो किसके लिए मिली है? रिसर्च एंड इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर सेटिंग अप इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब्स, राइट। इस RUSA is a centrally sponsored scheme launched by the government of India in the year 2013. Okay, so और कई प्रकार के एजुकेशन है, और अदर्स में आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। दिस इज फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन एज वेल एज जो डिफरेंटली एबल पीपल है, उसके अम्ब्रेला के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनके लिए, उनके अंडर जितने भी लोग आते हैं उनको एजुकेशन का एक्सेस मिले, एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू एवरीवन, इवन ब्लाइंड पीपल रहते हैं उनके लिए ब्रेल में एजुकेशन मिलना चाहिए, राइट। उसकी भी कोशिश गवर्नमेंट ने की है। गर्ल्स के लिए एजुकेशन, आप जैसे आपने पढ़ा होगा आज तक, गर्ल्स को एजुकेशन अभी भी कई पिछड़े वर्गों में या पिछड़े इलाकों में गर्ल्स को एजुकेशन देना ज्यादा जरूरी नहीं समझा जाता, राइट। उनकी शादी पे उनका ज्यादा फोकस रहता है, राइट। सो वैसा न करते हुए गर्ल्स के एजुकेशन पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाए, फ्री एजुकेशन फॉर द गर्ल्स हायर सेकेंडरी लेवल, उनको एजुकेशन के लिए प्रमोट करने के लिए उनको बस सेवाएं फ्री जाती है, 5 किलोमीटर के अंदर वो रहते हैं तो उनके लिए साइकिल्स की सुविधा है, साइकिल्स दी जाती है फॉर द नीडी गर्ल्स विद इन 5 किलोमीटर्स ऑफ द स्कूल। फिर आता है अडल्ट लिटरेसी। इसमें क्या है? साक्षर भारत अभियान, ईच वन टीच वन। अगर शिक्षा की कोई उम्र नहीं रहती, अगर शॉर्ट में मैं बताने जाऊँ, शिक्षा की कोई उम्र नहीं रहती। जो उम्र दराज लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 40+, 60+, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, सो एटलीस्ट वो पढ़ लिख पाए, जो वो लिख रहे हैं वो समझ पाए, जो उनके सामने आता है, उन पे जिन डॉक्यूमेंट्स पे उन्हें साइन करनी पड़ती है, तो एटलीस्ट वो चीजों का उन्हें ज्ञान हो, राइट, वो समझ पाए। या फिर क्या हो रहा है, क्या हो गया, कट। हाँ, सो व्हाट वाज आई सेइंग कि एटलीस्ट वो समझ पाए कि वो क्या लिख रहे हैं, या फिर वो किस चीज पर साइन कर रहे हैं, वो समझ पाए। दैट इज कॉल्ड एज अडल्ट लिटरेसी। उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। ट्राइबल एजुकेशन, जो हमारे ट्राइबल पीपल है, जो हमारे ट्राइबल भाई बहन है, राइट, वहां पर अच्छे से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंट्रोड्यूस रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल। वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं पहुंचता है तो उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के पास लाया जाए, राइट। ट्राइबल लोग जो है नेचर के पास रहते हैं, राइट। नेचर की हार्मनी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के खराब नहीं करना चाहिए, तो उन्हें कोई आश्रम में रखकर उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के पास लाकर
ट्राइबल एरियाज के जो पीपल है उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करे, एकोमोडेशन के साथ, फूड, यूनिफॉर्म, एजुकेशनल मटेरियल के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट में उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड किए जाए। ऑब्वियसली वो ट्राइबल पीपल है, ज्यादा पैसा उनके पास नहीं होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, राइट। सो दिस 556 एडेड आश्रम स्कूल्स इन द स्टेट government hostel facilities provided at the division, district and taluka levels to encourage the tribal students to pursue higher studies। जैसे ऐसी ही स्कीम्स का फायदा उठा के शायद हमारी जो राष्ट्रपति है, जो द्रौपदी मुर्मू है, वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, हमारे ट्राइबल भाई बंधुओं की कम्युनिटी से आती है, तो उन्होंने इसी स्कीम का फायदा उठाकर हायर स्टडीज लेकर आज वो राष्ट्रपति बनी हमारे देश की। तो इसी प्रकार जो अन्य लोग हैं वो भी इसी एजुकेशन स्कीम्स का फायदा उठाकर इकोनॉमिकली और सोशली खुद को अपलिफ्ट कर पाए, ये प्रयत्न रहता है गवर्नमेंट का, राइट। So second most important development is health sector, right? Health sector, there are 1814 primary health centers and 360 community health center in the state as on 31st March 2017. Sorry guys, as on 31st March 2017, government of Maharashtra also emphasizes on programs to strengthen the health system in rural and urban areas through the National Rural Health Mission NRHM and National Urban Health Mission NUHM. Okay, these programs includes health determinants like sanitation, hygiene, nutrition as well as safe drinking water. Health services में सिर्फ हॉस्पिटल्स ही नहीं आते, बट सैनिटेशन लाइक जो मैन होल्स है वगैरह है, जो रोड्स है वो क्लीन रहे, जो पानी है वो अच्छे से मिले, जो हमारा वेस्ट है वेस्ट उसका अच्छे से मैनेजमेंट हो, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो, वो भी हेल्थ सर्विसेज के अंडर आ जाता है। विच हैज क्रिएटेड अ 3-tier health infrastructure to provide comprehensive health services. Primary tier includes primary health care centers and community health care centers. Secondary tier includes sub-district hospitals and district hospitals. जिला हॉस्पिटल्स रहते हैं जो, एंड टर्शियरी इंक्लूड्स इक्विप्ड मेडिकल कॉलेजेस एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन मेजर सिटीज, जहां पर हॉस्पिटल बांधा जा सकता है, सुपर स्पेशलिटी बांधा जाए, वहां पर सुपर स्पेशलिटी बांधा जाए। अगर कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, रीच कम है अभी तक, तो वहां पर एटलीस्ट हेल्थ सेंटर्स या कम्युनिटी सेंटर्स बांधा जाए। और जहां पर लीस्ट रीच है हमारी, तो वहां पर एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज वहां पर उनका मौजूद होना जरूरी हो, राइट। सो उसके बाद हम आ जाते हैं टूरिज्म के ऊपर, राइट। टूरिज्म, महाराष्ट्र अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स and abroad too. To promote the state as leading tourist destination, the government has formulated Maharashtra Tourism Policy 2016. आप खुद ही देखो कि महाराष्ट्र में कितने सारे ऐसे कई सारे जगह है घूमने की, राइट। लाइक नेचर है, वाटरफॉल्स है, फोर्ट्स है, और क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, कई प्रकार के मंदिर है महाराष्ट्र में, राइट। बहुत सारी पौराणिक चीजें है, केव्स है, राइट, अजंता है, एलोरा है, बहुत सारी चीजें है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में हमारे देश से नहीं बट विदेश से भी बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। वो कैसे अभी याद नहीं आ रहा है मुझे टूरिस्ट प्लेसेस, अगर ये लेक्चर खत्म होने दो एक से एक चीजें याद आ जाएगी, ठीक है। उसके लिए महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी ने क्या ऑब्जेक्टिव से ये गठन किया गया है, टू मेक महाराष्ट्र अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2025। जो 2025 है तब तक महाराष्ट्र को लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की उनकी एक गोल था, उनका ऑब्जेक्टिव था, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट मिले फॉर जस्ट स्पेसिफिकली इन टूरिज्म पर्पज के लिए, टू क्रिएट 1 million एडिशनल जॉब इन दिस इंडस्ट्री। जैसे गाइड्स होते हैं, जैसे टूरिस्ट एरिया होता है, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है, लोग खरीदी ज्यादा करते हैं, बोट फेरीज होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, होटल्स डिपार्टमेंट होते हैं, खाने पीने की रेस्टोरेंट रहते हैं,
वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्रमाण ज्यादा होता है, सो उससे क्या होता है, एडिशनल जॉब क्रिएट होते हैं, राइट। सो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एमटीडीसी, उनके उनके भी रिजॉर्ट्स रहते हैं, is the nodal agency for implementation of this policy in the state. MTDC organizes different events such as Ellora Festival, Elephanta Festival, and etc. MTDC has also launched a scheme महाभ्रमण। महाभ्रमण मतलब एक हाई लेवल पे ट्रैवल करना, जिसे कहता है महाभ्रमण, टू ब्रिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स सच एज एग्रो टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, फूड टूरिज्म, सफारीज, ट्राइबल टूरिज्म, ताडोबा जैसे है हमारे अपने महाराष्ट्र में जो है ताडोबा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, फिर राजीव गांधी जो जू है हमारे यहाँ पर, सो वो एक प्रकार का टूरिज्म होता है। एग्रो टूरिज्म के बारे में आपने सुना होगा, जो सिटीज में पीपल रहते हैं वो उनको जो गांव का जो एक्सपीरियंस करने की इच्छा होती है, राइट। सो एक दो दिन वो एग्रो टूरिज्म करके एक ग्रामीण पद्धति से वहां पर रहकर एंजॉय करके आ सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, राइट। हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। जो सर्विसेज होती है, बेसिक सर्विसेज होती है हमारी, उससे अगर हम आगे बढ़े, बेसिक सर्विसेज से जब हम आगे बढ़ते हैं, एनहांस करते हैं उन बेसिक सर्विसेज का, राइट। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया जाए, जो बेसिक होटल्स होते हैं, रूम्स मिलते हैं हमें, उसे अगर एनहांस करें, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, अगर उस एक्सपीरियंस को एनहांस करें, नॉर्मल ट्रेन्स होती है उसके बजाय फैंसियर ट्रेन्स लाइक डेक्कन ओडिसी, एयरलाइंस, मुंबई गोवा क्रूज शिप, एयरलाइंस, मेनी फॉर्म्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, लाइक जो कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन पे जो गोल रहता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन उनका गोल रहता है, दैट इज नोन एज हॉस्पिटैलिटी। इट इज मच ब्रॉडर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र ड्यू टू फ्लरिशिंग टूरिज्म की वजह से हॉस्पिटैलिटी एक बहुत फास्ट ग्रोइंग जो है एक सेक्टर बन चुका है। वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट इज फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स जो होते हैं हाई एंड, एयरलाइंस जो होती है, मुंबई गोवा जो क्रूज शिप चलती है, फैंसियर ट्रेन्स है, और जनरल टूरिज्म जो पैकेजेस रहते हैं, जहाँ पर एक फैंसियर, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक लग्जरियस वे में जो है सर्विसेज देने की कोशिश होती है, दैट इज कॉल्ड एज हॉस्पिटैलिटी, राइट। ओके, उसके बाद आती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। महाराष्ट्र का नाम लिया जाए और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नाम ना आ जाए, बॉलीवुड का नाम ना आए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। मराठी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड जो है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, सो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो महाराष्ट्र का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। महाराष्ट्र हैज प्लेड अ रिमार्केबल रोल। ऑब्वियसली फिल्म सिटीज बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में, राइट, जहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स, शूटिंग आपको देखने मिलेगी, राइट। और कोल्हापुर में जो है वो भी एक सिटी है जहाँ पर रीजनल फिल्म्स का जो है दबदबा है। मुंबई, पॉपुलर नोन एज बॉलीवुड, हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री एज वेल। उसके बाद आता है लास्ट वन जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र, कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब ऐसी मूवमेंट होती है जहाँ पर जो मेंबर्स है, मतलब 10 लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, उसके मेंबर्स भी वो खुद रहते हैं, उसके डायरेक्टर्स भी वो खुद रहते हैं, उसके डिपॉजिटर्स भी वो खुद रहते हैं, वो एक एक गठबंधन होता है, या फिर वो एक ग्रुप होता है ऑफ पीपल जो खुद मिलकर कोई संस्था चलाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक सुना होगा, वही लोग होते हैं, उन्हीं के डिपॉजिट्स होते हैं, वही लोग लोन देते हैं, डायरेक्टर्स बोर्ड पे भी उन्हीं में से कोई एक चुना गया होता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट of rural areas, improving socio-economic condition under the underprivileged of Maharashtra. The basic nature of cooperative society is to encourage the value of self-help, democracy and equality and solidarity. जैसे कोऑपरेटिव बैंक है कोई, कोऑपरेटिव बैंक से क्या हो सकता है, वही लोग अपनी मदद करके किसी पैसे इकट्ठा करके किसी को कम इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर जो
जो है वोटिंग से होता है, डेमोक्रेटिकली होता है, राइट, इक्वली सपोर्टेड किया जाता है। Cooperative movement in Maharashtra was confined mainly to the field of agricultural credit, but subsequently extended to, इसकी शुरुआत एग्रीकल्चरल के लोन के साथ हुई थी, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के साथ हुई थी, बट वो आगे जाकर एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो मार्केटिंग, शुगर कोऑपरेटिव्स, फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी, राइट, टेक्सटाइल, हाउसिंग सोसाइटीज, कंज्यूमर स्टोर, बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और 31st March 2017 तक there were about 1.95 lakh cooperative societies in the state with about 5.25 lakh members. Okay, so all clear, सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, right? Is everything about this chapter well understood? Okay, right? सो विल कॉल इट अ डे हियर, एंड कैसा लगा आपको ये लेक्चर? प्लीज डू कमेंट मी, प्लीज डू कमेंट बिलो, प्लीज टेल मी कैसा लगा आपको ये लेक्चर, एंड क्या और मेहनत कर सकूँ, प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है, एंड आई फील मोटिवेटेड टू डिलीवर द लेक्चर्स मोर एफिशिएंटली, एंड बहुत अच्छे से मैं मेहनत करूँगा उस पर, राइट? थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, and happy studies.